हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज फाइनली हम आप सभी को राजस्थान बोर्ड क्लास 12 जियोग्राफी 8 मार्च 2025 का संपूर्ण पेपर बताने वाला है। यानी ऐसा पेपर जहां से आपको 8 मार्च 2025 भूगोल के पेपर में हुबहू जो है यहाँ पर प्रश्न मिलने वाले हैं। हुबहू यानी वो का वो जो प्रश्न है वो आपको 8 मार्च 2025 भूगोल के पेपर में देखने को मिलेगा। तो भूगोल विषय के लिए जो महत्वपूर्ण पेपर है वो आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं 12th क्लास कि सभी स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पर अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि इस क्लास में हम फुल पेपर सोल्यूशंस यानी सभी प्रश्नों का एकदम सटीक आंसर देंगे। और जो प्रश्न आपके एग्जाम के पेपर में आने वाले हैं यानी जियोग्राफी के पेपर में आपको दिखने वाले हैं उन्हीं प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे, उन प्रश्नों का फुल सोल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्लास को एंड तक देखना है। ठीक है, इस क्लास को एंड तक देखना है। यहाँ पर हम सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी यानी खंड अ, खंड ब, खंड स सभी जो खंडों को अच्छे से सॉल्व करेंगे। और जो यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं, रिक्त स्थान वाले प्रश्न आने वाले हैं, अति लघुत्रात्मक प्रश्न, लघुत्रात्मक प्रश्न, संपूर्ण पेपर का निचोड़ बताने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो मानव बुद्धिमत्ता, ठीक है, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव, मानवीय भाईचारा। तो यहाँ पर प्रौद्योगिकी जो है यानी टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी जो है वो लोगों और पर्यावरण के बीच क्या बन चुकी है, अन्योन्य क्रियाएं बन चुकी है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा प्रौद्योगिकी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं वही मैं प्रश्न बता रहा हूं, उन्हीं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि आपके 8 मार्च 2025 जियोग्राफी पेपर के लिए क्या होने वाले हैं, रामबाण साबित होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, वो कौन सा वर्ग है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 से 59 वर्ष जो कि कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। बिल्कुल ही सही ऑप्शन हो जाएगा द ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं रूस में जो सामूहिक जो कृषि होती है, सामूहिक जो कृषि होती है उस कृषि को कहा जाता है कोल खोज कहा जाता है। ठीक है, कहाँ पर, रूस देश में। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्न आपको 8 मार्च 2025 के पेपर में हुबहू जो है यहाँ पर मिलेंगे। रूस देश में क्या कहा जाता है, सामूहिक जो कृषि होती है, संयुक्त कृषि होती है, उसे कोल खोज कहा जाता है, खोज कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्न में से कौन सी संस्था द्वार से द्वार सेवा प्रदान करती है। एक संस्था है जो कि द्वार से द्वार सेवा प्रदान करती है, तो ग्रामीण विपणन केंद्र, थोक व्यापार, फुटकर व्यापार या पर्यटन। तो जो फुटकर व्यापार जो कि छोटे पैमाने पर किया जाने वाला व्यापार, ये भी ध्यान रखना है, छोटे पैमाने पर, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है ये भी, छोटे पैमाने पर किया जाने वाला जो व्यापार है वो होता है फुटकर व्यापार। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो है द्वार से द्वार सेवा प्रदान की जाती है। निम्न में से कौन सा प्रशासनिक नगर नहीं है, कैसा नगर नहीं है, प्रशासनिक नगर नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा, आगरा। आगरा जो है किसी प्रकार का कोई प्रशासनिक नगर नहीं है। बाकी दिल्ली, बीजिंग, लंदन ये सभी कैसे नगर हैं, प्रशासनिक नगर है। देश की कुल संख्या का कितने प्रतिशत गांवों में निवास करता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा नगरीय, ठीक है, नगरीय और ग्रामीण। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती है, गांवों में निवास करती हैं। अभी बहुत ही नगरीकरण क्या हो रहा है, नगरीकरण बहुत ही बढ़ रहा है, इसको भी समझना है। नगरीकरण क्या हो रहा है, बहुत बढ़ रहा है, यानी ग्रामीण से नगर में पलायन बहुत ही बढ़ रहा है। तो यहाँ पर अभी जो है वर्तमान में 68.8% देश की कुल जनसंख्या का गांवों में निवास करती है, 68.8% जनसंख्या निवास करती है। निम्न में से पर्यटन नगर का उदाहरण है, पर्यटन जो नगर है उसका उदाहरण है, तो अलीगढ़ है, नहीं है, रुड़की नहीं है, जालंधर नहीं है, लेकिन मसूरी जो है एक क्या है, पर्यटन नगर का उदाहरण है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है, क्योंकि यहाँ पर हम राजस्थान बोर्ड क्लास 12 जियोग्राफी 8 मार्च 2025 के पेपर में जो आने वाले प्रश्न हैं वो आपको हुबहू यहाँ पर करवा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको हुबहू पेपर में देखने को मिलेंगे। निम्न में से कौन से देशों में गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता की जो किस्म है वो विकसित की गई थी।
कौन से देशों में, ठीक है, गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता, ठीक है, मेजर प्रोडक्टिविटी जो है, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी जो है वो कहाँ पर हुई थी, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए और हुबहू एग्जाम के पेपर में आने वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर मेक्सिको और जो फिलीपींस है, यहाँ पर गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में हैं वो विकसित की गई थी, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है वो स्थापित किया गया था, तो तारापुर में यहाँ पर स्थापित किया गया था पहला ऊर्जा स्टेशन। किस स्थान पर किया गया था, तारापुर के, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे रिक्त स्थान वाले प्रश्न। कैसे प्रश्न, रिक्त स्थान वाले प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। देखिए, विनिर्माण से आशय किसी भी वस्तु के किससे होता है, ठीक है। विनिर्माण, देखिए विनिर्माण का अर्थ होता है उत्पादन, क्या होता है, उससे संबंधित होता है, उत्पादन से संबंधित है, यानी विनिर्माण से आशय किसी भी वस्तु के क्या है, उत्पादन से संबंधित होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। भारत का विश्व में कॉफी उत्पादन में, कॉफी, ठीक है, कॉफी उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 7वां स्थान, बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। भारत में की उपलब्धता घट रही है, किसकी उपलब्धता घट रही है, तो एक स्वच्छ जल की जो उपलब्धता है, ठीक है, शुद्ध वाटर, ठीक है, शुद्ध प्योर वाटर की जो उपलब्धता है वो क्या हो रही है, दिन ब दिन घट रही है। दिल्ली और कोलकाता में नगरीय परिवहन व्यवस्था में क्रांति ला दी है, किसने ला दी है, किसने लाई है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी आप सभी के लिए, तो मेट्रो रेल ने, किसने, मेट्रो जो रेल है उसने दिल्ली और कोलकाता में नगरीय परिवहन जो व्यवस्था है उसमें क्रांति लाने का कार्य किया है। आप सभी को पता होगा मेट्रो रेल की विशेषताएं। अब हम बात करेंगे कुछ अति लघुत्रात्मक प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के पेपर 8 मार्च 2025 के पेपर में आपको हुबहू देखने को मिलेंगे। अति लघुत्रात्मक प्रश्न, आप आराम से उनका सटीक आंसर देना है, और अति लघुत्रात्मक प्रश्न में आपको या तो एक शब्द में उत्तर देने की कोशिश करनी है या फिर एक पंक्ति में। आपको इसमें ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा लिखने से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको उत्तर लिखने का जो है वो सटीक लिखना है और सही लिखना है, स्पष्ट लिखना है, यही रहेगा। मैं बार बार यहाँ पर जितनी भी मेरी क्लास हो रही है उन्हें बता रहा हूं कि एक शब्द या फिर एक पंक्ति में उत्तर देने की कोशिश करनी है, इधर गिधर की बातें नहीं लिखनी है। विश्व में उच्चतम लिंगानुपात रखने वाले देश का नाम बताना है, जो क्या रखते हैं, उच्चतम लिंगानुपात रखने वाले जो देश है उनका आपको नाम बताना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपको हुबहू जो है एग्जाम के पेपर में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यूरोप महाद्वीप का जो लैटविया जो देश है, ध्यान रखिएगा, देखिएगा यूरोप जो महाद्वीप है, ठीक है, कौन सा, यूरोप जो महाद्वीप है उसका कौन सा देश, लैटविया जो देश है, कौन सा देश, लैटविया जो देश है वो क्या रखता है, उच्चतम लिंगानुपात रखने वाला देश है। भूमध्य सागरीय जो है उस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या है, तो रसदार खट्टे जो फल है उनकी कृषि भूमध्य, ठीक है, यहाँ पर इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ, नोट करिएगा, रसदार जो खट्टे, ठीक है, जो खट्टे फलों की कृषि, ठीक है, रसदार खट्टे फलों की कृषि, तो वो उसमें कौन सा आ जाएगा, संतरा आ जाएगा, ठीक है। और सागरीय जो क्षेत्र है, जो सागरीय क्षेत्र है उसकी प्रमुख विशेषता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है। देखिए जो लौह इस्पात है वो आपके एक ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बन सकता है कि कौन सा उद्योग, निम्न में से कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शंस में आपको सही कौन सा करना है, लौह इस्पात उद्योग को करना है, क्योंकि ये कैसा उद्योग है, आधारभूत उद्योग है। अब यहाँ पर पूछा गया है अति लघुत्रात्मक में क्यों है, तो इसका आपको सटीक आंसर देना है क्योंकि, ठीक है, क्योंकि लौह इस्पात उद्योग पर अन्य सभी उद्योग क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं, यानी अन्य उद्योगों की निर्भरता, बहुत ही सटीक आंसर है इसका, अन्य जो उद्योग है उसकी निर्भरता के कारण, ठीक है, निर्भरता के कारण ही क्या है, ये उद्योग एक कैसा उद्योग है, आधारभूत उद्योग है। इसका सही आंसर और सटीक आंसर आपको एक लाइन में देना है, ठीक है, चाहे उत्तर छोटा हो, स्पष्ट होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। अब बात करेंगे चिकित्सा जो पर्यटन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही प्रश्न आपको हुबहू 8 मार्च 2025 भूगोल के पेपर में आपको हुबहू देखने को मिलेंगे। तो ऐसी चिकित्सा, ठीक है, देखिएगा इसका आंसर को यहाँ पर पहचानिएगा, जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से जोड़ दिया जाए, ठीक है, मैं यहाँ पर उत्तर लिख रहा हूँ कि जो चिकित्सा, जब चिकित्सा
ठीक है, जब चिकित्सा उपचार को, किसको, उपचार को यानी ट्रीटमेंट को किससे जोड़ दिया जाए, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से जोड़ दिया जाए। किससे जोड़ दिया जाए, अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटन है उससे जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो उसी सामान्यतः कौन सा पर्यटन कहेंगे, चिकित्सा पर्यटन कहेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से जोड़ दिया जाए। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं मानव भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्र के आपको नाम बताना है कि मानव भूगोल के कौन कौन से उपक्षेत्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे नाम है, मैं आपको दूंगा। ये प्रश्न जो होंगे वो लघुत्रात्मक प्रश्न है, मैं आपको बता दूं ये थोड़े बड़े प्रश्न हैं। इनकी उत्तर सीमा 30 से 40 शब्दों में आपको पूछी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे उपक्षेत्र हैं, जैसे मैं आपको बताऊं तो एक तो होता है व्यवहारवादी भूगोल। कौन सा भूगोल, व्यवहारवादी जो भूगोल है वो भी क्या है, मानव भूगोल का क्या है, प्रमुख उपक्षेत्र है। दूसरा हो जाएगा लिंग भूगोल। कौन सा भूगोल, लिंग भूगोल। लिंग भूगोल भी क्या हो जाएगा, मानव भूगोल का एक प्रमुख क्या है, उपक्षेत्र है। यहाँ पर प्रमुख जो उपक्षेत्र है उनके आपको नाम बताना है, चाहे वो सामाजिक कल्याण का भूगोल हो, सांस्कृतिक भूगोल हो, ऐतिहासिक भूगोल हो, चिकित्सा भूगोल हो, सैन्य भूगोल हो। ठीक है, सैन्य भूगोल भी क्या है, प्रमुख है। ठीक है, चिकित्सा भी क्या है, एक प्रमुख उपक्षेत्र है। ठीक है, कृषि भूगोल है वो भी मानव भूगोल से जुड़ा हुआ है, औद्योगिक भूगोल है वो भी जुड़ा हुआ है। तो ये जितने भी भूगोल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये जो है मानव भूगोल के क्या है, उपक्षेत्र है, चाहे वो पर्यटन भूगोल हो, अवकाश का भूगोल हो, निर्वासन भूगोल हो, तो ये सभी इस मानव भूगोल के क्या है, उपक्षेत्र है। तो आई होप आपको ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसका जो आंसर बताया है वो आपको कंटेस्ट याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 उदाहरण देकर, कितने उदाहरण देना है आपको, 3 उदाहरण देकर सिद्ध करना है कि प्रौद्योगिकी जो है उसका जो विकास है। ठीक है, 3 उदाहरण देकर स्पष्ट करें कि प्रौद्योगिकी की जो विकास है वो प्रकृति के जो नियमों को समझने के बाद में हुआ है। प्रकृति के नियम को पहले समझा, उसके बाद प्रौद्योगिकी का क्या हुआ, विकास हुआ। ठीक है, तो ये आपको 3 उदाहरण से इसको स्पष्ट करना है। तो प्रौद्योगिकी जो है वो किसी भी समाज में सांस्कृतिक विकास के जो स्तर है उसकी क्या होती है, सूचक होती है। ये आपको ध्यान में रखना है कि मानव प्रकृति के नियमों को समझने के बाद ही जो है प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया है। इसका पहला उदाहरण देखिए, इसका पहला उदाहरण है घर्षण या ऊष्मा की जो संकल्पना है उसने मानव को क्या बनाया है, अग्नि की खोज में सहायता प्रदान की है। दूसरा है DNA व आनुवंशिकी के जो रहस्य है उनकी समझ ने हमें अनेक बीमारियों पर विजय प्राप्त करवाई है। हम अधिक तीव्र गति से चलने वाले जो यान है विकसित करने के लिए वायु गति के नियमों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसी के कारण कहा गया कि प्रकृति के नियमों के पश्चात ही क्या हुआ है, प्रौद्योगिकी का क्या हुआ है, विकास हुआ है। तो इसका सटीक आंसर आपको रट लेना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 8 मार्च 2025 भूगोल पेपर के लिए रामबाण ये प्रश्न रहने वाला है। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं सभी प्रश्नों का एकदम सटीक आंसर बताऊंगा। स्पष्ट रूप से मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे आपको उत्तर को लिखना है। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से आपको ध्यानपूर्वक के आंसर को भी आपको नोट जरूर करना है। देखिए, ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले 2 कारक लिखना है। जो ग्रामीण जो बस्तियां हैं उनको कौन कौन से कारक क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो सबसे मेन कारक है जल आपूर्ति। क्या है, जल आपूर्ति। जल आपूर्ति है वो ग्रामीण बस्तियों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। सामान्य ग्रामीण बस्तियों में नदी है, झील है, झरने हैं आदि के समीप क्या होते हैं, स्थापित होते ग्राम। ठीक है, गांव होते हैं वो किसी तालाब के किनारे होते हैं, नदियों के किनारे होते कि नहीं होते, जबकि वहाँ के जो निवासी हैं उनको पीने, खाने बनाने में, वस्त्र धोने में, ठीक है, किसी भी प्रकार के कृषि वगैरह कार्य करने में उनको क्या हो, पानी की क्या हो, उपलब्धता बहुत ही सिंपल रूप से उपलब्ध हो चुके। इन्हीं जल स्रोतों से वहाँ के जो निवासी है भोजन के लिए मछलियाँ पकड़ते हैं, झीलों व नदियों का जल यातायात हेतु भी प्रयोग करते हैं। तो ये है जल आपूर्ति क्या है, प्रभावित करने वाले कारक। दूसरा है सुरक्षा, राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध और पड़ोसी समूह के उपद्रवी लोगों का आतंक होने की स्थिति में भी ग्रामीण अपने मकान जो सुरक्षा वाले स्थान होते हैं वहाँ पर वो बनाते हैं। तो ये था इसका प्रमुख कारण। अब हम बात करेंगे सन 1991 में जो भारतीय जनगणना हुई थी उसमें नगरीय बस्ती के लिए जो निर्धारित मापदंड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको एग्जाम के पेपर में हुबहू ये पेपर में प्रश्न मिल सकता है कि जो 1991 में जो भारतीय जनगणना हुई उसमें नगरीय बस्ती, ठीक है, निर्धारित जो मापदंड है। देखिए, निर्धारित मापदंड का अर्थ है कि ऐसी, ठीक है, कि ये नगरीय बस्ती होगी उसके लिए क्या क्या मापदंड होने चाहिए। तो देखिए, पहला मापदंड ये होगा
ऐसी बस्ती जिसमें कम से कम क्या हो, देखिए कम से कम जो व्यक्ति की जो संख्या है वो कितनी होनी चाहिए, लगभग 5000 प्लस होनी चाहिए। यदि 5000 से अधिक है तो वो किसके लिए होगा योग्य, नगरीय बस्ती के लिए हो गया। ऐसी बस्ती जिसमें निवास करने वाले 75% जो पुरुष है वो गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, उनका जो श्रम हो वो गैर कृषि हो, न कि वो कृषि पर निर्भर रहे, तो वो नगरीय बस्ती में आएगा। ठीक है, ऐसी बस्ती जिसका जनसंख्या घनत्व, देखिए जनसंख्या घनत्व का बार बार आ रहा है, तो वो 400 से अधिक होना चाहिए। यदि 400 से अधिक है तो वो किस में सम्मिलित होगी, नगरीय बस्ती में होगी। तो ये 1991 में जो भारतीय जनगणना हुई उसके अनुसार ये निर्धारित मापदंड था, उसी के अनुसार नगरों का क्या हुआ, यहाँ पर नामकरण हुआ। अब बात करेंगे आंतरिक प्रवास। देखिए एक तो होता है बाहरी प्रवास, ठीक है, बाह्य प्रवास, और एक होता है आंतरिक प्रवास। इसको भी ध्यान से समझना है, एक प्रश्न यहाँ से भी आपको 100% मिलेगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आंतरिक प्रवास ऐसा प्रवास, ठीक है, ऐसा प्रवास होता है जो एक ही राष्ट्र में एक ही स्थान से दूसरे स्थान को होने वाले, यानी वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र में ही होगा। मान लीजिए ये भारत देश है, कौन सा देश है हमारा, भारत देश है। अब आप जा रहे हो, आप यूपी के हो और आपको जाना है राजस्थान, तो आप यूपी से राजस्थान क्या कर रहे हो, प्लान कर रहे हो। तो ये जो यहाँ पर प्रवास हुआ, तो ये प्रवास कौन सा होगा, आंतरिक प्रवास में आएगा, न कि बाह्य प्रवास में। बाह्य प्रवास में तब आएगा जब यहाँ पर एक पाकिस्तान देश है और भारत से आप पाकिस्तान जा रहे हैं, तो ये आपका कौन सा प्रवास होगा, बाह्य प्रवास होगा। ठीक है, तो ये आपका भारत और ये आपका पाकिस्तान, तो यहाँ पर ये आंतरिक प्रवास यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, आंतरिक प्रवास की जो यहाँ पर सेकंड पूछा गया है, आंतरिक प्रवास मैंने स्पष्ट किया कि आंतरिक प्रवास जो यहाँ पर अंतदेशीय प्रवास होता है, जिसे अन्य नाम अंतर्देशीय प्रवास भी बोलते हैं, यानी एक ही राष्ट्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने वाले आवागमन को आंतरिक प्रवास कहा जाता है। इसमें कौन कौन सी धाराएं की पहचान की गई है, तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, यहाँ पर इसमें है 4 धाराओं की पहचान की गई। देखिए इसको अच्छे से स्पष्ट करिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको हुबहू एग्जाम के पेपर में एक प्रश्न मिलने वाला है। तो देखिए एक तो है ग्रामीण से ग्रामीण, यदि ग्रामीण से ग्रामीण धारा है तो वो कौन सा प्रवास होगा, यहाँ पर आपका आंतरिक प्रवास होगा। दूसरा होगा, वो मैं आपको शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ग्रामीण से जो नगरीय होगा वो कौन सा प्रवास होगा, आंतरिक प्रवास होगा। दूसरा होगा नगरीय से नगरीय, देखिए नगरीय से जो नगरीय होगा वो भी कौन सा प्रवास होगा आपका, यहाँ पर आंतरिक प्रवास। जो नगरीय से जो ग्रामीण होगा वो कौन सा प्रवास होगा, आंतरिक प्रवास। तो ये 4 धाराएं है, प्रमुख है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 8 मार्च 2025 भूगोल के पेपर में आने वाला प्रश्न है। अब हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौशल विकास और उद्यमिता नीति का क्या उद्देश्य है, या फिर ये नीति क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौशल से संबंधित एक प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेगा। देखिए जो कौशल और उद्यमिता जो नीति है उसको जो यहाँ पर 2015 में, कब 2015 में इस नीति को क्या किया गया था, बनाई गई थी, ये नीति बनाई गई थी, अपनाई गई थी। देखिए कौशल और जो विकास है इसका प्रमुख उद्देश्य एक ही है, कौशल से संबंधित, देखिए कौशल इंग्लिश में बोलते हैं स्किल्स डेवलपमेंट। देखिए जो कौशल जो विकास है, कौन सा विकास, कौशल जो विकास है, और उद्यम, ठीक है, उद्यम सबसे बना है उद्यमिता। तो उद्यमिता जो नीति है उससे संबंधित गतिविधियों की क्या करना, एक रूपरेखा बनाना, यही कौन सी नीति है, यहाँ पर आपके कौशल विकास और उद्यमिता नीति है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, सभी गतिविधियों को एक मानक के साथ बांधना है, विभिन्न कौशलों को उनके जो भाग है उनमें उनके साथ भी जोड़ना है। 2015 में बनाई गई ये नीति है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है नगरीय संकुल। ठीक है, नगरीय संकुल है, स्पष्ट रूप से देखिए आपको आंसर स्पष्ट रूप से लिखना है, ऐसे ही आपको जो है यहाँ पर नहीं लिखना है। ठीक है, अस्पष्ट बातें नहीं करनी है, स्पष्ट बातें करेंगे तो आपके अच्छे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर आप समझेंगे नगरीय संकुल, तो बहुत ही सामान्य भाषा में मैं आपको बताऊंगा मेगा सिटी। कौन सी सिटी, मेगा सिटी, जिसे आप महानगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, महानगर। तो महानगर जो है वो क्या है, एक नगरीय संकुल है। मेगा सिटी का समूह या फिर महानगरों का समूह क्या है, एक नगरीय संकुल है। एक नगरीय संकुल में जो है में से किसी प्रकार एक का प्रकार हो सकता है। देखो एक नगर व उसकी संलग्न जो नगरीय बाह्यवृद्धि है वो क्या है, नगरीय संकुल है। बाह्यवृद्धि के सहित अथवा बिना विस्तार के 2 या 2 से अधिक सटे हुए जो नगर हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो है दिल्ली, ये आ गया आपका यहाँ पर मुंबई, मान लीजिए ये मुंबई। ठीक है, तो दोनों यदि राज्य, ये दोनों जो नगर है वो क्या है, आपस में कनेक्ट है। ठीक है, यदि कनेक्ट है तो वो एक क्या हो जाएगा, नगरीय संकुल होगा।
ठीक है नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, नगरीय संकुल हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। आई होप आप समझ चुके होंगे। विशेषीकृत प्रकारों के आधार पर, ठीक है, आधार पर भारतीय नगरों को मुख्य रूप से यहाँ पर कितने भागों में बांटा जा सकता है, उनका आपको क्या लिखना है, नाम लिखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको एग्जाम के पेपर में मिल सकता है। ठीक है, तो इसके 9 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, 9 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 9 भागों में। अब इसके मैं आपको प्रकार बताऊं तो वो है, सबसे पहला हो जाएगा प्रशासनिक नगर। कौन सा नगर हो जाएगा, प्रशासनिक नगर हो जाएगा। औद्योगिक नगर हो जाएगा, खनन नगर हो जाएगा, परिवहन नगर हो जाएगा, वाणिज्य नगर हो जाएगा, सावनी नगर हो जाएगा, धार्मिक व सांस्कृतिक नगर हो जाएगा, पर्यटन नगर हो जाएगा। ये जितने भी महत्वपूर्ण है, तो 9 भागों में इसको बांटा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, सभी प्रश्नों को हल करवाऊंगा, क्योंकि ये पेपर में जितने भी यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पेपर आप सभी के लिए 8 मार्च 2025 भूगोल के पेपर के लिए रामबाण साबित होने वाला है। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इस क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी हमारी वीडियो आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को एक बार शेयर भी जरूर करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत जैसे देश में गहन कृषि नीति अपनाने की आवश्यकता क्यों है। भारत एक बहुत ही अच्छा देश है, कृषि प्रधान देश रहा है, तो वहाँ पर गहन कृषि जो नीति है उसकी अपनाने की जो आवश्यकता है वो क्यों पड़ी, क्योंकि बहुत ही है। तो देखिए, भारत जो देश तो है कृषि प्रधान तो देश रहा है, लेकिन इस देश में कृषि भूमि की कमी, मानवीय श्रम की जो है अधिकता है। मानवीय जो श्रम है वो तो क्या है, अधिक है। मानवीय जो श्रम है वो तो अधिक है, लेकिन जो भूमि है वो क्या है, कम है। ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ पर कृषि प्रधान जो देश रहा है, यहाँ पर काफ़ी ये जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप यहाँ पर समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसी स्थिति में जो गहन जो कृषि जो नीति है उसकी आवश्यकता का एक ही कारण है कि भूमि उपयोग हेतु आवश्यक नहीं है, वरन देश के जो ग्रामीण जो क्षेत्र है उनमें बेरोजगारी को कम करने के लिए भी क्या है, आवश्यक है, जिससे कृषि जो है उत्पादन को क्या हो सके, बढ़ाया जा सके। इसलिए गहन कृषि जो नीति है उसको अपनाने की आवश्यकता पड़ी है। भारत में मिलने वाले लैंगूनों तथा पच्छ जो जल है यानी झील के जो महत्व है उनको भी आपको बताना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। उसके बाद देखिए, यहाँ पर एक सुमेलित वाला प्रश्न है, तो उत्तर पश्चिमी जो रेलवे है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। तो उत्तर पश्चिमी रेलवे, ये जो तीनों ही जो प्रश्न हैं वो आपको ऑब्जेक्टिव में भी मिल सकते हैं। ठीक है, वैकल्पिक जो प्रश्न है वहाँ पर भी आपको हुबहू एग्जाम के पेपर में मिल सकते हैं। तो उत्तर पश्चिमी जो रेलवे उसका जो मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर में है। कहाँ पर है, जयपुर में है। ठीक है, भारत की प्रथम जो रेलवे लाइन है वो मुंबई से थाने, ठीक है, 1853 में। ठीक है, 1853 में मुंबई से थाने लगभग 34 किलोमीटर का पहला जो यहाँ पर रेलवे का जो है यहाँ पर यात्रा थी। परिवहन की तीव्रतम जो साधन है वो है वायु परिवहन है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीनों मैंने सही से आपको मिलान करके बताए गए हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय महामार्ग के बारे में आप क्या जानते हैं। देखिए, राष्ट्रीय महामार्ग कौन सी सड़कें होती है, ठीक है, जिसे नेशनल हाईवे NH, और आपने देखा होगा हर राज्य में ये NH राष्ट्रीय महामार्ग आपको मिल जाएंगे। केंद्र सरकार के द्वारा निर्मित और अनुरक्षित ये किया जाता है। इन सड़कों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय परिवहन, सामरिक जो क्षेत्र है उनका रक्षा सामग्री, सेना के आवागमन के लिए किया जाता है। जो नेशनल हाईवेज होते हैं ये उनका यहाँ पर उपयोग होता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न, तो ये थे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के लिए, और भी आप सभी के लिए पेपर आएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, और जो भी हमारी सभी क्लास आपको देखनी है, जितने भी भूगोल से रिगार्डिंग 12th क्लास भूगोल 8 मार्च 2025 पेपर के रिगार्डिंग जितनी भी क्लास है उन सभी को एक बार देख लीजिएगा। हुबहू आपको एग्जाम के पेपर में प्रश्न मिलने वाले हैं। बाकी इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते एक नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।